सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय डीडी सर। लेके आए हैं बेटा आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का नाम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। यानी कि मेरे पास एक वायर होगी जिसके ऊपर क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। और आपको पता है कहीं पर चार्ज है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड की फॉर्म में है तो अपने आसपास क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बेटा कोई पॉइंट चार्ज होता है तो आपको पता है पॉइंट चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इजी होता है। अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है तो आप सीधा कैलकुलेट कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q/r²। ये कंडीशन तब है अगर आपके पास जो बेटा चार्ज है वो पॉइंट चार्ज के फॉर्म में है। लेकिन इस कंडीशन में जो आपके पास चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वायर है जिसकी कुछ लेंथ है, मान लो इस पर चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसकी वजह से एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो आप डायरेक्टली उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। वहां पर आपको बेटा इस्तेमाल करना पड़ेगा गॉस थ्योरम का। तो यानी कि एप्लीकेशन हम करने वाले हैं गॉस थ्योरम की। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम मतलब गॉस थ्योरम का हम इस्तेमाल कहां कर सकते हैं, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं गॉस थ्योरम का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने में। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने में। अब यहां पर आपके पास जो कंडीशन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी है ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। तो करते हैं बेटा टॉपिक स्टार्ट। सबसे पहले हम एक वायर लेंगे, इन्फिनिटली लॉन्ग है ये वायर, तो ये वायर आपके पास आ गई और इसके ऊपर बेटा क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। वैसे ये वायर की जो लेंथ है वो इन्फिनिटी है, लेकिन मैंने जो डायग्राम बनाया है इसमें मान लेते हैं कि वायर की जो लेंथ रहेगी वो एल रहेगी। वायर की लेंथ क्या रहेगी बेटा, एल रहेगी। अब इस वायर की वजह से आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो अगर आपको इस्तेमाल करना है गॉस थ्योरम का, तो गॉस थ्योरम बेटा आपको क्या कहती है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस किसके इक्वल होता है, फ्लक्स की। और फ्लक्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था गॉस थ्योरम से, क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें ये चीज पता है कि गॉस थ्योरम कहते हैं कि कहीं पर भी आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो आप क्या कर सकते हो, ई डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रल, और आपके पास दूसरा फॉर्मूला क्या है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में आ गई आपको। लेकिन हमें यहां पर फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं जो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करूंगा गॉस थ्योरम का, जो फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। ठीक है, और आपको पता है ये फॉर्मूला तभी वैलिड है अगर आप जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो या जिसकी वजह से फ्लक्स निकाल रहे हो, वहां पर हमें क्या एज्यूम करना होता है बेटा, एक गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस की क्या कंडीशन होती है, गॉसियन सरफेस की कंडीशन आपको पिछले वीडियोस में बताई थी कि गॉसियन सरफेस किसी भी चार्ज बॉडी के अराउंड या चार्ज के अराउंड या सिस्टम ऑफ चार्जेस के अराउंड एक ऐसा सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। दूसरी कंडीशन गॉसियन सरफेस की क्या थी बेटा, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है गॉसियन सरफेस पे, वो हमेशा सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब अगर मैं पॉइंट चार्ज कंसीडर करता हूं तो उसका जो गॉसियन सरफेस एक स्फीयर बनता है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं इसको बाद में आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, इसका जो सरफेस गॉसियन सरफेस बनेगा वो स्फेरिकल बनेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो डिस्टेंस r, जो इसका रेडियस है, मान लो यहां पर चार्ज क्यों रखा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा, Q/r²। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज जितनी होती है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस r² है, यहां से यहां का डिस्टेंस भी r है, तो यहां पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, KQ/r²। तो अगर मैं पॉइंट चार्ज की बात करता हूं तो जब मैं इन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास जो सरफेस आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका गॉसियन सरफेस। और यहां पर भी याद रखना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से। तो ये क्या होगा, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो जिस तरीके से बेटा एक पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस एक स्फीयर होता है, ऐसे ही हमेशा एक
लाइन का, एक लेंथ का, फॉर एग्जांपल एक लाइन है या लेंथ है वायर की जिसके ऊपर क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज, इसका मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने से पहले मैं कुछ बातें बता देता हूं कि मैंने जो वायर की लेंथ एज्यूम करी है इस कंडीशन में वो कितनी है, L है, और मान लो इस वायर के ऊपर जो बेटा टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है, Q है। सो कंसिडर अ वायर ऑफ लेंथ L, इन्फिनेटली लॉन्ग वायर है लेकिन मैंने जो पर्टिकुलर वायर की लेंथ ले ली वो कितनी ले ली, L ले ली, और इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है बेटा, Q है। अगर यहां पर मैं एक आपको टर्म बताऊं लेमडा, लेमडा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो आपने ऑलरेडी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा है। तो लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पहले मैं इसको एक साइड कर लेता हूं, यहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे। लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है बेटा। तो यहां से Q की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, लेमडा इंटू एल। ये Q की वैल्यू आपको आगे यूज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। मेरे पास एक वायर है जिसका लेंथ L है, जिसके ऊपर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है बेटा, Q है। अब मेरे को यहां पर गॉस थ्योरम अगर लगानी है तो मेरे को यहां पर इस वायर का क्या बनाना होगा, गॉसियन सरफेस। तो यहां पर अगर मैं इसका गॉसियन सरफेस बनाता हूं तो आप ध्यान से देखेंगे किस तरीके से गॉसियन सरफेस बनेगा। एक सिलेंडर हम यहां पर ड्रॉ करेंगे ऑफ रेडियस r। तो मैंने यहां पर एक सिलेंडर अपनी तरफ से ड्रॉ कर दिया। ये सिलेंडर जो है वायर का क्या है बेटा, ये गॉसियन सरफेस। इस तरीके से मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, एक सिलेंडर। समझ में आई बात। यहां पर मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया जो इस वायर का क्या रहेगा, गॉसियन सरफेस। इस वायर पर चार्ज कितना है, Q। तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो सिलेंडर हमने ड्रॉ करा है वो बिहेव कर रहा है एज अ गॉसियन सरफेस। अब मेरे को यहां पर क्या लगानी है, गॉस थ्योरम। क्या लगानी है, गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम आपको ऑलरेडी पता है, मैंने ऑलरेडी लिख दी है। गॉस थ्योरम क्या कहती है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ds है, ds यानी कि सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। अगर आप ध्यान से देखो इस गॉसियन सरफेस में जो सिलेंडर है उसमें 3 सरफेस एरिया है। एक ये वाला सरफेस एरिया हो गया जो आपको इस तरफ सर्कल दिख रहा है, और एक राइट हैंड साइड वाला सरफेस हो गया, और एक आपके पास हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो सिलेंडर के पास टोटल सरफेस है बेटा वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब हम बारी बारी इन तीनों सरफेसेस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बात यहां से स्टार्ट करते हैं। सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। तो सबसे पहले मैं ये वाला एरिया अगर आपको मेंशन करूं, फॉर एग्जांपल दिस एरिया, इस एरिया को मैं नाम देता हूं फर्स्ट एरिया। सेकंड, जो इस तरफ आपको सर्कल दिख रहा है इस एरिया को मैं कंसिडर करता हूं सेकंड सरफेस। और बच गया आपका कौन सा सरफेस बेटा, थर्ड सरफेस। ये जो कर्व्ड सरफेस बना है ये मैंने क्या कंसिडर कर लिया, थर्ड सरफेस। होप आप सबको ये बात समझ आई होगी कि किस तरीके से मैंने सिलेंडर को डिस्क्राइब करा है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास वो सिलेंडर है बेटा, ये आपके पास वो सिलेंडर है जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा है। तो इस सिलेंडर के कितने सरफेस एरिया हैं, एक ये वाला सरफेस एरिया होगा जो सर्कल का एरिया बनता है। लेफ्ट हैंड फेस मैंने फर्स्ट ले लिया, राइट हैंड फेस मैंने सेकंड ले लिया, ये वाला राइट हैंड जो सर्कुलर बनेगा। और ये जो बचता है आपके पास ये मैंने ले लिया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इतनी बात होप आप सबको समझ आई होगी। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये E डॉट ds को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं लिखूंगा सिलेंडर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। गॉसियन सरफेस, गॉसियन surface is divided into 3 different surfaces। वो 3 डिफरेंट सर्फेसेस कौन कौन से है बेटा, दैट इज 1 2 3। 1 कौन सा रहेगा बेटा, जो लेफ्ट फेस है सिलेंडर का, और 2 कौन सा रहेगा जो सेकंड फेस है सिलेंडर का, और 3 क्या रहेगा जो कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर। तो बेटा मान लेते हैं कि वायर से जो डिस्टेंस है वो r डिस्टेंस है, जहां पर मेरे को क्या कैलकुलेट करनी है,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो आर रेडियस का ही मेरे को एक गॉसियन सरफेस यानी कि जो सिलेंडर लेना पड़ेगा वो कितने रेडियस का लेना पड़ेगा बेटा, आर रेडियस का। तो करते हैं बेटा स्टार्ट। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है गॉस थ्योरम का वो ऑलरेडी आपको लिख के दे रखा है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां पर सरफेस की बात करते हैं, ई डॉट डी एस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। सरफेस हमारे पास टोटल कितने हैं, 3 है। तीनों को हम बारी बारी से किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे फर्स्ट सरफेस की बेटा, जो मेरे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। इतनी बात समझ में आ गई। प्लस बात करेंगे सेकंड सरफेस की, यहां पर भी क्या अप्लाई करोगे, ई डॉट डी एस जो राइट हैंड साइड फेस है। और जो आपका कर्व सरफेस है बेटा वो रहेगा ई वेक्टर डॉट डी एस, यहां पर भी अप्लाई करेंगे फॉर थर्ड सरफेस। और ये किसके इक्वल है, क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं ध्यान से पहले वाले सरफेस को समझता हूं। ये है पहले वाले सरफेस में आपको बोला गया है कि आपको निकालना है ई डॉट डी एस। अब ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए वायर है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरीके से होगी, इस तरीके से, इस तरीके से, यानी कि इस वायर से परपेंडिकुलर वो इलेक्ट्रिक फील्ड एमेंट करेगी। अब यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं तो ये डायरेक्शन हो गई किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, और इस सरफेस के लिए मेरे को पूरा सरफेस तो मान लीजिए सरफेस जो पाई आर स्क्वायर है, पूरे की बजाय मैंने यहां पर एक स्मॉल सरफेस लिया, ये वाला स्मॉल सरफेस जो मैंने लिया उसका नाम रहेगा डीएस। तो मेरे को क्या ड्रॉ करना है बेटा, इसका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बताया गया है कि जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड लिया जाता है अगर एक क्लोज सरफेस है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्लोज सरफेस, दैट इज अ सिलेंडर। ये इसका सरफेस है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और बाहर की तरफ होगा, अंदर वाला हम कभी भी एज्यूम नहीं करते। तो ये आ गया इस तरीके से। ई डॉट डीएस का मतलब आप सभी को पता है, ई डॉट डीएस में अगर मैं सोल्व करता हूं फर्स्ट सरफेस के लिए तो ये आ जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। थीटा यानी कि एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ds vector for the first phase E vector and ds vector they are at 90 degrees, so we are keeping the value of theta as cos 90. सिमिलरली मैं पुट करूंगा सेकंड सरफेस के लिए, यानी कि इस तरीके से जो सेकंड सरफेस है इसके अंदर जो वायर है यहां पर भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रॉ करूंगा, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वायर से परपेंडिकुलर। मतलब इस तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो ये वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी ले सकता हूं, इधर भी ले सकता हूं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, यानी कि ओवरऑल मैं उसके जो आसपास है इलेक्ट्रिक फील्ड को लूंगा और परपेंडिकुलर लूंगा। तो ये डायरेक्शन मान लीजिए मैंने ले ली ई वेक्टर की फॉर सेकंड सरफेस को कैलकुलेट, तो नीचे की तरफ भी ले सकता हूं। अब मुझे यहां पर क्या निकालना है, सरफेस एरिया वेक्टर। तो ये मैंने पूरे के बजाय थोड़ा स्मॉल सरफेस क्या ले लिया, डीएस। अब मेरे को इसका क्या ड्रॉ करना है, सरफेस एरिया वेक्टर, जो आपको बेटा ऑलरेडी पता है। सरफेस एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, इसका सरफेस एरिया वेक्टर। और अगर आप ध्यान दो ई वेक्टर और डीएस वेक्टर में इस कंडीशन में भी सेकंड फेज के लिए भी जो एंगल लगाओगे आप वो कितना लगेगा, 90 डिग्री। सो ई डी एस कॉस 90 फॉर सेकंड सरफेस। बात करते हैं थर्ड सरफेस की, तो थर्ड सरफेस यहां पर है। तो थर्ड सरफेस में पूरे की बजाय मैंने स्मॉल सरफेस क्या ले लिया, डीएस। सबसे पहले मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेता हूं, पॉजिटिव चार्ज है तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये आ गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहां पर अगर मेरे को सरफेस एरिया वेक्टर लेना है तो वो किस तरीके से लेते हैं, हमेशा सरफेस की परपेंडिकुलर। तो ये कर्व्ड सरफेस है, स्मॉल सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर। यही क्या हो गया बेटा आपका डीएस वेक्टर, क्या हो गया। अब ध्यान से देखेंगे कि ई वेक्टर और डीएस वेक्टर थर्ड फेज के लिए दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है। जब दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होता है तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है बेटा, 0 डिग्री। फॉर थर्ड फेज मैंने ले लिया cos 0 डिग्री, ये आ गया थर्ड फेज। और ये किसके इक्वल है, क्यू नेट बाय एप्सिलॉन। नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर बाय द गॉसियन सरफेस कितना है, क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, लैम्डा इनटू एल। तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड लैम्डा एल और बटे में एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में आई।
अब ध्यान से देखो, ये cos 90 आ गई, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, पूरी टर्म 0, cos 90 आ गई, इसकी वैल्यू 0, पूरी टर्म 0. सो वी आर लेफ्ट विद फॉर थर्ड सरफेस E ds cos 0 gives 1 is equal to lambda L by epsilon naught. अब यहां पर E कांस्टेंट है तो E के लिए हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, E को बाहर लेंगे. और E कांस्टेंट क्यों लिखोगे? क्योंकि आपको पता है गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है. सो यू आर लेफ्ट विद इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू lambda L by epsilon naught. तो इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब क्या है? इधर देखिए, यहां पर मैंने स्मॉल सरफेस लिया ds, मैं यहां भी ले लूंगा स्मॉल सरफेस ds. यहां कहीं भी पूरे कर्व सरफेस एरिया पे मैं अगर स्मॉल पोर्शन को ds मानता हूं, ऐसे करते करते अगर मैं सभी ds को जोड़ दूं, ऐसे करते करते अगर मैं सभी ds को जोड़ दूं, तो मेरे पास बन जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. और कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई आर एच. एच क्या होती है? हाइट ऑफ सिलेंडर. आर होता है रेडियस. तो 2 पाई आर एच. इस सिलेंडर की जो हाइट है वो ये रहेगी, और ये वायर की लेंथ कितनी है? एल. यानी कि जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो उतनी ही लोगे जितनी वायर की आपकी लेंथ है. तो हाइट की बजाय मैं लिख सकता हूं 2 पाई आर एल. तो जब सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस करोगी तो ds का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना आएगा बेटा? 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट. एल से एल कैंसिल. हमें कैलकुलेट क्या करनी है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये यहीं पर रखूंगा 2 पाई आर मल्टीप्लाई में उस साइड जाके क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड. तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर हैविंग इनफिनाइट लेंथ. तो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. इतनी बात आप सबको समझ आई होगी. टू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है. इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा, देखो लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर लेंथ. वायर पे जितना ज्यादा चार्ज होगा ना, गिवन लेंथ पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, क्यू की वैल्यू जितनी होगी, लैम्डा उतना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी. और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रही है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, नॉट स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ये दोनों बात आपको समझ में आएगी. आप वायर से जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे जाते रहोगे, आर की वैल्यू उतनी ज्यादा होती रहेगी, गॉसियन सरफेस का साइज उतना ज्यादा बढ़ता रहेगा आर की वैल्यू के अकॉर्डिंग. तो होप आप सबको ये डेरिवेशन समझ में आ गई होगी. ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर. अगर मैं इस पूरी डेरिवेशन को समराइज करके आपको समझाऊं तो होप आप सबको समझ आएगी. इस तरीके से गॉस थ्योरम क्या कहती है? E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट. हमारे पास ये कितने हैं सरफेस? 3 सरफेस है, लेफ्ट फेस, राइट फेस और थर्ड फेस. तो हर जगह आपको क्या अप्लाई करना है? E डॉट डी एस. तो अगर मैं फर्स्ट सरफेस की बात करूं तो क्या आएगा? E डी एस कॉस 90. कितना आया फर्स्ट सरफेस के लिए? फर्स्ट सरफेस के लिए कितना आया? ds और e में, या e वेक्टर और ds में कितना एंगल है? 90 डिग्री. तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट सरफेस. सेकंड के लिए अगर मैं बात करूं, सेकंड के लिए अगर बात करूं तो कितना आएगा? e ds. राइट साइड में भी e वेक्टर इधर था, ds इधर था, दोनों परपेंडिकुलर है, तो वैल्यू कितनी आ गई? cos 90. बचता आपका थर्ड सरफेस एरिया, यानी कि थर्ड सरफेस एरिया, वो क्या आएगा? e ds cos 0 डिग्री. अब ये क्यों आया है cos 0? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ds वेक्टर भी इधर है. आप यहां अगर ds वेक्टर लोगे तो यहीं पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले सकते हो. अगर आप ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर ले रहे हो, नीचे ds वेक्टर ड्रॉ कर रहे हो, तो cos 180 आएगा. वो सिर्फ आंसर में नेगेटिव आएगा, बाकी चीजें सेम. ये सारी चीजें हमने लिख दी. और किसके इक्वल है? नेट चार्ज. नेट चार्ज कितना है? लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट. क्यू की वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0. सो यू आर लेफ्ट विद ए डी एस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, इज इक्वल टू लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बाहर निकालूंगा. ds सभी इंटीग्रेशन को सभी सरफेसेस को जोड़ दोगे तो कर्व सरफेस सिलेंडर आएगा 2 पाई आर एच. यहाँ पर सिलेंडर की हाइट l है तो 2 पाई आर एल. ds का इंटीग्रेशन पुट कर दूंगा तो वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट. एल से एल कैंसल. इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी आ गई? लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट. तो होप आप सबको ये चीज समझ में आई होगी कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को
कैलकुलेट कर सकते हैं अगर किसी वायर के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहाँ पर हमने जो हेल्प ली है वो ली है बेटा गॉस थ्योरम की। और गॉस थ्योरम का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अगर आपके पास कंप्लीट सरफेस एरिया है, छोटा सरफेस एरिया है तो ई डॉट डीएस का मैं क्या कर दूंगा सरफेस इंटीग्रेशन। तो होप आप सबको डेरिवेशन समझ में आ गई। और यहां पर एक चीज का और ध्यान रखना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है ना कि आर स्क्वायर है, इतनी बात आप सबको समझ आएगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। सो थैंक यू वेरी मच।